हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियो के जीआईसी जीडीसी मॉक टेस्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जीआईसी जीडीसी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जीएस घुर्ये को उनके किस कार्य के लिए जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय कला, बी है विकास का रास्ता, सी है निर्याति साथ और डी है सामाजिक पुनर्निर्माण। तो नीचे कोट्स दिए हैं, आपको बताना है किस पर जीएस घुर्ये ने काम किया है। ऑप्शन 1 है ए बी सी, ऑप्शन 2 है बी सी डी, ऑप्शन 3 है बी और सी और ऑप्शन 4 है ए और सी। तो बताइए जीएस घुर्ये ने किस पर काम किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 ए और सी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसमें इन्होंने इंडियन आर्ट और एथनिसिटी पर काम किया है, भारतीय कला और निर्याति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 163, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 164, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 168 और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 172। तो बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इससे रिलेट करता है आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एनवायरमेंट मूवमेंट नहीं है। ऑप्शन 1 है चिपको आंदोलन, ऑप्शन 2 है एपिको आंदोलन, ऑप्शन 3 है बिश्नोई आंदोलन और ऑप्शन 4 है भगत आंदोलन। तो बताइए कौन सा पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भगत आंदोलन। ये क्या पर्यावरणीय आंदोलन नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगर हम इन आंदोलनों की बात कर रहे हैं तो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। किसके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर थे, चंदी प्रसाद भट्ट थे और गौरी प्रसाद। फिर आपका था एपिको मूवमेंट, ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसके लीडर थे पांडुरंग हेगड़े। फिर आया हुआ बिश्नोई आंदोलन, ये हुआ था 1700 से 1730 के आसपास हुआ था और इसको कहाँ पर हुआ था? ये राजस्थान के खेजड़ी गांव में हुआ था और इसकी नेता थी अमृता देवी बिश्नोई। और फिर आता है ये आपका भगत आंदोलन। भगत मूवमेंट ये ट्राइबल मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? ये ट्राइबल मूवमेंट है। ये कब हुआ था? ये 20वीं सेंचुरी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था। ऑप्शन 1 है परीक्षणात्मक शोध पद्धति, ऑप्शन 2 है व्यवहारिक शोध पद्धति, ऑप्शन 3 है अनुभाविक शोध पद्धति और ऑप्शन 4 है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। तो बताइए स्पेंसर ने किस मेथड का यूज किया था कल्चर की स्टडी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नातेदारी में वर्गात्मक एवं वर्णात्मक संज्ञाएं किसने दी है। क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी का यूज किनशिप में किसने किया है। ऑप्शन 1 है मर्डॉक ने, ऑप्शन 2 है टायलर ने, ऑप्शन 3 है लेस्ली व्हाइट ने और ऑप्शन 4 है मॉर्गन ने। तो बताइए किसने किया है। दो प्रकार के नातेदारी की बात, वर्गात्मक और वर्णात्मक। तो इसकी बात करते हैं आपके मॉर्गन। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बुक्स दी हैं और राइटर दिए हैं, आपको मैच करना है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन विजिबल होगा। स्मॉल कर दी हूँ क्योंकि पीडीएफ फिर विजिबल नहीं होगी। इरावती कर्वे, आर के मुखर्जी, रोमिला थापर और ए आर देसाई, इनकी बुक्स आपको मैच करना है।
अच्छे से आप लोग देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेकर। तो इरावती कर्वे की बुक है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन। ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर है आर के मुखर्जी, इनकी आर के मुखर्जी मतलब राधा कमल मुखर्जी, इनकी बुक है रीजनल सोशियोलॉजी, ये होगा बी का हमारा हो जाएगा 4। फिर है रोमिला थापर, इनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सी का हो जाएगा हमारा 2। और ए आर देसाई, इनकी बुक है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 3 4 2 1 3 4 1 3 4 2 1 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है समाजीकरण 100 को जागृत करता है, ऑप्शन 2 है समाजीकरण अंततः परिस्थिति से बंधा हुआ है, ऑप्शन 3 है समाजीकरण प्रकृति और पर्यावरण के प्रभाव का परिणाम है, और ऑप्शन 4 है समाजीकरण प्रतीकात्मक वास्तविकता है। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, समाजीकरण अंततः परिस्थिति से बंधा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। सोशलाइजेशन इज बाउंड अप विथ स्टेटस, बाकी जो स्टेटमेंट दी है समाजीकरण 100 को जागृत करता है ये भी सही है, समाजीकरण प्रकृति और पर्यावरण के प्रभाव का परिणाम है ये भी सही है, समाजीकरण प्रतीकात्मक वास्तविकता ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1981। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। ये 1981 में नहीं आया था, कब आया था 1956 में आया था। कब आया था 1956। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है हमारा 4, बाकी जितने भी लिखे हैं वो सारे मैच हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न ये आया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरियल एल्विन ने निम्नलिखित में से किस जनजाति का अध्ययन किया है। ऑप्शन 1 है कमार, ऑप्शन 2 है मुरिया, ऑप्शन 3 है मुंडा और ऑप्शन 4 है टोडा। तो बताइए वेरियल एल्विन ने किस जनजाति का अध्ययन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मुरिया, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। इसमें जनजाति कौन सी थी, मुरिया बैगा जनजाति का अध्ययन किया था। कौन सी जनजाति का, बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 है के दत्ता ने द संथाल विद्रोह लिखा है और एलपी माथुर भील आंदोलन से संबंधित है, जेसी झा कोल आंदोलन संबंधित है और गौतम भद्रा नागा आंदोलन से संबंधित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच नहीं खा रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, गौतम भद्रा नागा आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आधुनिक समाज में धार्मिक विचार, संगठन विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के अन्य रूपों के सामने अपना प्रभाव खो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है आधुनिकीकरण, ऑप्शन 2 है वैश्वीकरण, ऑप्शन 3 है धर्मनिरपेक्षीकरण और ऑप्शन 4 है पश्चिमीकरण। तो बताइए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेकुलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राउंडेस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है जीएच मीड, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन 4 है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए ग्राउंडाइस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1,
कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीजों का वह दृष्टिकोण जिसमें अपना समूह ही सब कुछ का केंद्र होता है, अन्य सभी को उसके संदर्भ में मापा और मूल्यांकित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ऑप्शन 2 है जाति केंद्रवाद, ऑप्शन 3 है सांस्कृतिक समायोजन और ऑप्शन 4 है जीनोसेंट्रिज्म। तो बताइए उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके आधार पर दूसरी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं। तो इसे हम एथनोसेंट्रिज्म, निर्जाति केंद्रवाद या जाति केंद्रवाद कहते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था समनर ने। अब इन्होंने अपनी पुस्तक फोकवेज में इसकी चर्चा की है। पुस्तक का नाम है फोकवेज, जो आई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्खिम के अनुसार प्रयोगात्मक विधि का निकटतम विकल्प कौन सा है? ऑप्शन 1 है तुलनात्मक विधि, ऑप्शन 2 है ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन 3 है वर्स्टहैंड विधि और ऑप्शन 4 है केस स्टडी विधि। तो बताइए प्रयोगात्मक के सबसे निकट कौन सा मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड के? तो इसके सबसे निकट है कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक विधि। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष मानदंडहीनता किससे संबंधित है? सापेक्ष मानदंडहीनता मतलब रिलेटिव नॉर्मलेसनेस। ऑप्शन 1 है परोपकारी आत्महत्या से, ऑप्शन 2 है एनोमिक आत्महत्या से, ऑप्शन 3 है भागवादी आत्महत्या से और ऑप्शन 4 है अहमकारी आत्महत्या से। तो बताइए सापेक्ष मानदंडहीनता किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है एनोमिक सुसाइड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, एनोमिक आत्महत्या, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं आपके इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक पैटर्न जो समाज की आबादी के बीच व्यापक है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है उच्च संस्कृति, ऑप्शन 2 है लोकप्रिय संस्कृति, ऑप्शन 3 है उप संस्कृति और ऑप्शन 4 है लोक संस्कृति। तो बताइए क्या कहेंगे इसे हम? तो इसे हम कहते हैं लोकप्रिय, पॉपुलर कल्चर। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पॉपुलर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवार, नातेदारी और विवाह, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है उर्वशी बुटालिया, ऑप्शन 3 है बरबरा मिलर, ऑप्शन 3 है वीणा दास और ऑप्शन 4 है पेट्रिशिया ओबराय। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 पेट्रिशिया ओबराय। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? आपको बताना है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी की कौन सी विशेषता इसमें है। ऑप्शन 1 है ए है वैश्विक कमोडिटी श्रृंखलाएं, बी है अंतरराष्ट्रीय राजधानी, सी है वैश्विक वित्तीय बाजार, 4 है निर्वाह अर्थव्यवस्था। ऑप्शन 1 दिया है डी बी सी सही है, ऑप्शन 2 दिया है ए बी सी सही है, ऑप्शन 3 दिया है ए डी और सी सही है और ऑप्शन 4 है ए बी डी सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, केवल ए बी और डी। वैश्विक कमोडिटी श्रृंखलाएं, अंतरराष्ट्रीय राजधानी और निर्वाह अर्थव्यवस्था, ये सभी क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पर वैश्विक वित्तीय बाजार ये क्या है? इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन 1 है भौतिक संस्कृति, ऑप्शन 2 है प्रति संस्कृति, ऑप्शन 3 है गैर भौतिक संस्कृति और ऑप्शन 4 है लोकप्रिय संस्कृति। तो बताइए अमूर्त दुनिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं गैर भौतिक संस्कृति। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की बात कौन करते हैं? ये आपके करते हैं ऑकबर्न। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज, इसमें इन्होंने इसकी चर्चा की है। ये पुस्तक कब आई थी? 1922 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के विभिन्न चरणों में लोगों के बीच धन, शक्ति, प्रतिष्ठा के असमान वितरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है लिंग स्त्रीकरण, ऑप्शन 2 है सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन 3 है आर्थिक स्त्रीकरण और ऑप्शन 4 है आयु स्त्रीकरण। तो बताइए क्या कहेंगे? वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।